यस बच्चों, आज हमारा चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हमने रिवाइज करना है पूरे चैप्टर को। ठीक, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर रहे हैं। मेन मेन क्वेश्चन जो आपको पेपर में आ सकते हैं उनकी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हीट एंड टेम्परेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और टेम्परेचर जो होता है मेजरमेंट है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन पढ़नी है। ऐसा ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। इसके पास यूनिट्स, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? हीट की जूल होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? कैलोरी होती है। 1 जूल का कैलोरी के साथ रिलेशन, ये भी पढ़ने वाली चीज़ है, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट जूल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट। क्या था? वर्क एंड हीट का ना एक रिलेशन होता है, वो जूल ने बताया था। एक जूल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, यानी जे जूल इज इक्वल टू वर्क अपॉन हीट। ये रिलेशन है बिटवीन वर्क एंड हीट का। इसके बाद थर्मोमीटर क्या होता है? डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर में, thermometer makes use of some measurable property of a substance which changes linearly with the temperature। उसके अंदर एक ऐसी मटेरियल हम डालते हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है अपनी प्रॉपर्टीज, उससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। थर्मोमेट्रिक स्केल, जो स्केल होते हैं ना टेम्परेचर को मेजर करने के, 4 स्केल होते हैं: सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर एंड केल्विन। जो सेल्सियस स्केल होता है उसका लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हाईएस्ट पॉइंट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 100 में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट, हाईएस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 100 में ऐसे डिवाइड होते हैं पार्ट्स। कितने पार्ट डिवाइड होते हैं? 100, 100 पार्ट। इसी तरह अगर फारेनहाइट स्केल होगा तो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा 32 डिग्री फारेनहाइट, हाईएस्ट पॉइंट होगा 212 फारेनहाइट, उसमें जो पार्टीशन होंगी 180। इसी तरह र्यूमर स्केल, लोएस्ट पॉइंट 0, हाईएस्ट पॉइंट 80, पार्टीशन होगी 80। केल्विन स्केल, केल्विन में लोएस्ट ये 273, हाईएस्ट ये, और पार्टीशन है 100। ये दिखाया हुआ है चारों स्केल। ठीक, और इनके बीच का रिलेशन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये आपको 2 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। सारे स्केल्स के बारे में लिखना, उनके रिलेशन के बारे में लिखना, और इनके बिहाफ पर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है? पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ ये रिलेशन कैसे आया। ये फॉर्मूला है एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का। क्या है? टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसका टेम्परेचर मेजर करना है। कौन सा? मान लो सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, तो ऊपर लिख दिया सेंटीग्रेड के लिए सेल्सियस स्केल है। अगर र्यूमर होगा तो टी आर लिख लो, अगर फारेनहाइट होगा तो टी एफ लिख लो, केल्विन होगा तो टी के लिख लो, सेल्सियस है तो टी सी लिखिए। माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अगर सेल्सियस है तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 था, अपॉन हाईएस्ट 100, लोएस्ट 0। और किसी का ले लो, फारेनहाइट का ले लो, फारेनहाइट टेम्परेचर लोएस्ट 32, हाईएस्ट 212, लोएस्ट 32। ये 2 का बन गया। इसी तरह तीसरे का, फोर्थ का, सभी का रिलेशन आप बना सकते हो। पेपर में आपको सेल्सियस दिया हुआ है, फारेनहाइट निकालना, दोनों को इक्वेट करके फारेनहाइट निकाल लो, सेल्सियस की वैल्यू पुट कर लो। इससे आपका न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है इस तरह का। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ये आपने डेफिनेशन पढ़नी है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ केल्विन स्केल क्या है, ये एक बार पढ़ लेना। डेफिनेशन ये है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, 1 मार्क की आ सकती है। ये भी ऊपर वाली डेफिनेशन 1 मार्क की आ सकती है। वन एब्सोल्यूट जीरो कल भी मैंने आपको बताया था, तो 1 मार्क की आप डेफिनेशन इसको मान के चलिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वाटर तीनों फेज में एग्जिस्ट कर सके, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। राइट, ये एक नंबर की डेफिनेशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? जब आप सॉलिड्स और लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं, दैट आर कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन होती है 3 तरह की होती है: लीनियर, सुपरफिशियल, क्यूबिकल। लीनियर का मतलब क्या होता है?
एक रॉड है, उसकी लेंथ अगर एल है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी लेंथ से क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो गया। अब लेंथ कितनी इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से, डेल्टा एल। तो जो ये डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ है, वो किस पर डिपेंड करती है, एक तो कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया, और किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उस पर डिपेंड करती है। दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो एल डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा एल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, वो लगा दिया मैंने अल्फा। तो डेल्टा एल का मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। क्लियर, यही तो लिखा हुआ है बनाया हुआ। यहां से अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर अल्फा। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन भी आ गई, इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ये आप पढ़ लेना। देखो तीनों एक्सपेंशन में से कोई भी एक्सपेंशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेंशन। इसी तरह अगर एरियल एक्सपेंशन होगी तो लेंथ की जगह, चेंज इन लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, एरिया। टेम्परेचर डेल्टा टी। क्यूबिकल में एरिया की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, बस। बीटा की जगह क्या आ जाएगा, गामा। तीनों पढ़ लोगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी होगा। इसके बाद ये नंबर, ये 3 मार्क्स का गारंटीड है, आर्टिकल पेपर में आएगा, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब होता है ना। अगर क्यूब की लेंथ एल थी, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ होगी एल प्लस डेल्टा एल, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया अल्फा एल डेल्टा टी। एल कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लेंथ आ गई। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू एल डैश क्यूब। एल डैश की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, पुट कर दो, ये क्यूब खोल दो सब, पूरी पावर का क्यूब खोलने के बाद मेरे पास बच्चों आ जाएगा, ये चीज आ गई, ये फैक्टर आ गया। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊं कि अगर आप देखो, ये क्यूब है डेल्टा की पावर 3 है, ये बच्चों डेल्टा की पावर 2 है। डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, अगर उसका क्यूब कर दोगे जो स्क्वायर कर दोगे और कम हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों फैक्टर्स इसने कट कर दिए, ये बच गया इतना। क्लियर, ये वॉल्यूम आ गया यहां तक, यस। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला गैमा किसके इक्वल था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम को वी डैश माइनस वी, वी डैश की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया वो पुट कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, वी से वी कट जाएगा, अकेला 3 अल्फा आ जाएगा, यानी गैमा किसके इक्वल आ गया बच्चों, 3 अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, गैमा बाय 3। इसी तरह अगर आप अल्फा करोगे तो बीटा बाय 2 आ जाएगा। तो तीनों को कंबाइन करोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 गामा बाय 3। याद करने का तरीका क्या, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, ये तीनों का रिलेशन याद करना। और पेपर में पक्का 3 नंबर का आपको आएगा, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन बताओ। इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व से थर्मल एक्सपेंशन दिखाई हुई है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। इसके अंदर दिखाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, इधर को दिखाया है आर। तो ये आपने कर्व आपने पढ़नी है, ये कर्व कुछ ऐसी दिखाई है, ये वाली कर्व ये ऐसे दिखाई है। तो इसके अंदर देखो हमें बताया हुआ है, consequence of this increase in average interatomic separation with the temperature that solid expand when heating। ये दिखा रहा है कि सॉलिड्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो एक्सपेंशन आर बढ़ने लग जाती है। पहले तो देखो ये यहाँ पर दिखा रहा है इतने वाले पॉइंट पर आर इज इक्वल टू आर नॉट। इससे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होने लग रही है, फिर एक मिनिमम होके फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है।
यानी सेपरेशन बढ़ने से मतलब टेम्परेचर बढ़ने से, ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, सेपरेशन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज होगी। ये थोड़ी सी आपको कर्व पढ़ने वाली है, एक बार पढ़ लेना, और ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये 2 मार्क की आपको पेपर में पूछ सकती है। इसके बाद थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक ये स्पॉट है, एक ये स्पॉट है, इसके बीच में मैंने एक रोड लगा दी, फिक्स कर दी रोड, जिसका मास m है, लेंथ l है। अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी लेंथ ना तो बढ़ सकती है, फिक्स है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको कुछ स्ट्रेस फील होने लग जाएगी, ये बाहर को मतलब अपनी लेंथ को बढ़ाना चाहती है, तो स्ट्रेस जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। अगर यही रोड ऐसे होती, फिक्स ना होती, टेम्परेचर बढ़ाते, अपने आप लेंथ बढ़ जानी थी, पर उसको कोई स्ट्रेस तो नहीं फील होना था, तो थर्मल स्ट्रेस यहां पर होगा, इसमें फिक्स बॉडी जब फिक्स होगी, है ना। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज रेजिस्टेड। थर्मल एक्सपेंशन को अगर आप रेजिस्ट करोगे, थर्मल क्या होगी, स्ट्रेस होगी। अब थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होती है हमारे पास, ये यहाँ पर हमने यंग्स मॉडुलस लिखा हुआ, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू निकाल ली, यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ अभी हमने निकाला था, चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल वाई, एल से एल कट गया, वाई डेल्टा टी रह गया हमारे पास, ये चीज वो लिख दी, ठीक है। ये थर्मल स्ट्रेस है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। थर्मल स्ट्रेस भी 2 नंबर का आपको पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लाइक रेलवे ट्रैक है, आपने रेलवे ट्रैक में जो रेलवे लाइंस देखी हैं, वो लाइंस के बीच में ना थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा होता है, कुछ कुछ देर बाद ऐसे, ये गैप क्यों छोड़ा होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब ट्रेन चल रही है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें एक्सपेंशन होने लगती है, अगर उस एक्सपेंशन को कवर करने के लिए गैप छोड़ा होता है, ठीक है। स्पेस इज लेफ्ट, क्लॉक पेंडुलम आर मेड अप ऑफ इनवर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक पेंडुलम को इनवर्ट के क्यों बनाए जाते हैं, ताकि एक्सपेंशन होने से उसकी वायर की लेंथ ना बढ़े। जो क्लॉक पेंडुलम होते हैं ना, वो स्पेशल वायर से बनाए जाते हैं, इसे इनवर्ट वायर बोलते हैं। उससे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, समर में टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स की पेपर में पूछ सकते हैं। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम और पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमें वॉल्यूम में लगता है कि चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे कि अगर आप आइस है, उसको कंटेनर के अंदर रख दोगे, अगर आइस मेल्ट होएगी, आइस मेल्ट होने के बाद उसके अंदर हमारे पास, जहाँ आप ऐसे लगाओ, किसी कंटेनर के अंदर कोई बॉडी रख के उसको आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, जब हीट करते हो तो कंटेनर का साइज भी चेंज होता है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी भी एक्सपेंशन होगी, दोनों में एक्सपेंशन होगी, है ना। कंटेनर में भी एक्सपेंशन होगी, जब आप किसी चीज को हीट दोगे तो ऑब्वियसली बॉडी भी एक्सपेंड करेगी, और उसके अंदर जो चीज रखी है, लिक्विड रखी है, वो भी एक्सपेंशन होगी, कोई भी चीज रखोगे तो। अब इसके अंदर क्या होता है, एपरेंट एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, इट इज डिफाइंड एज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, एक लगता है कि हमें साइज बढ़ रहा है,
और एक रियल साइज बढ़ता है। दो चीजें होती हैं, एक रियल में होता है और एक हमें लगता है। अगर कोई चीज बीच में मतलब एक्सपेंड कर रही है तो ये एक्सपेंशन होती है, एक रियल होगी एक्सपेंशन और एक क्या होगी, एप्रेंट। क्लियर? जो चेंज होगा रियल भी होगा और एक एप्रेंट भी होगा। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने पढ़नी है एज इट इज। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी की वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, हमने ये आर्टिकल किया हुआ है डेंसिटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने इसकी डेरिवेशन करनी है, वॉल्यूम तुम्हें पता है ये होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, देन वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होती है, उससे डेंसिटी का रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये आ गई डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का आप कर सकते हो। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये 2 नंबर का या 3 नंबर का आपको पेपर में पूछेगा, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर ना कुछ डिफरेंट बिहेवियर है। अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हमें पता है हर एक लिक्विड एक्सपेंड करता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बट वाटर बिहेव अ पर्टिकुलर मैनर। वाटर का बिहेवियर अलग होता है। When at 0 डिग्री सेंटीग्रेड is heated, its volume decreases. जब वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड देयरफॉर इट्स डेंसिटी डिक्रीज। वाटर को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज एंड देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीज व्हिच इज रीचेस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो यही होता है कि जीरो से मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी तो डिक्रीज हो रही है 0 से 4 तक। ठीक है, अगर मैं 0 से 4 तक जाता हूं टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। सही बात है, ठीक है, यही चीज होनी चाहिए। वाटर हैज 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अब उसका उलट बिहेवियर शो होता है। 1 kg as a temperature increases from 0 to 100 centigrade shows the variation of density of water with 0 to 10। ये रहा इंपॉर्टेंस एनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर कहाँ शो करता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। 4 से पहले और 4 के बाद तो ठीक है। Anomalous expansion of water favorably affect aquatic life since the density of water is maximum at 4 degree centigrade. Water at the bottom of the lake remain 4 degree even if it freeze at the top surface। कहता जो पानी के नीचे वाला हिस्सा है ना वो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, इवन ऊपर वाला वाटर क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, आइस जम जाए। जैसे कि सीज होते हैं, समुंदर होते हैं, उसके अंदर हमें दिखता है कि ऊपर बर्फ जमी हुई है, नीचे तो फिशेज वगैरह रहती हैं। फिर वो बर्फ में फिशेज वगैरह कैसे सरवाइव कर लेंगी। एक्चुअली वो सरफेस पर ही बर्फ होती है, अंदर नहीं बर्फ होती। अंदर कितना टेम्परेचर रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदर टेम्परेचर। अब जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हैं टेम्परेचर कम, 3 2 1 0। ठीक है, इसकी वजह से वाटर के इस एनोमलस बिहेवियर की वजह से वाटर जो है एक मतलब डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, जिसकी वजह से इक्वेटिव लाइफ भी जो है वो होती है, समुद्री जीवों की जो लाइफ है वो भी सर्वाइव करती है। क्लियर है? This shows fish and the other marine animals to remain alive and move freely near the bottom. If water did not have this property, lake and ponds would freeze from the bottom up, which would destroy the entire aquatic animal and plant life। क्लियर? ये इन्होंने दिखाया हुआ है वॉल्यूम और ये दिखाई हुई है डेंसिटी की तरफ टेम्परेचर के साथ। ये देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
ये जो है हमारे पास 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ रही है, पहले बढ़ रही है 0 से 4, ये इतना बिहेवियर एनोमलस हो गया इतना। उसके बाद तो जेन्युइन है। जेन्युइन क्या था? टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, यही चीज होनी चाहिए, वो तो बाद में है। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर एक उल्टा बिहेवियर शो करता है। डेंस टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन बढ़ती है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ती है, फिर उसके बाद कम हो रही है। ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, बस ये बिहेवियर एनॉमलस है। ठीक है ना? यानी ये देखो, इसकी वजह से अगर टेम्परेचर कम है तो ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर बर्फ ज्यादा है, नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसिटी आइस की कम हो जा रही है, जिसकी वजह से वो कम डेंस होगा, जितना कम डेंस होगा उतने ज्यादा फिशेस सरवाइव कर लेंगी। अगर उल्टा होता, अगर टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती तो नीचे फिशेस वगैरह यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक हीट आपको पता ही है, 1 मार्क की आ सकती है। स्पेसिफिक क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस या सब्सटेंस का। ठीक है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा T होती है। मोल के लिए मास की जगह मोल आ जाएगा L, ये 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है और वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? हीट कैपेसिटी, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ाना है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर व्हिच रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ हीट is required by given body for the same rise of temperature। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब जनरल ये होता है, आपने कंटेनर में कुछ पानी रखा, उसको हीट किया, कुछ हीट कौन लेगा? कंटेनर लेगा, कुछ हीट कौन लेगा? वाटर लेगा। अब जितनी हीट कंटेनर ने ली गर्म होने के लिए, उसके इक्विवेलेंट कितने पानी को हम कितना गर्म कर सकते थे, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। ठीक, ये पढ़ने वाली डेफिनेशंस हैं। कैलोरीमेट्री, जितनी हीट आपने एक कंटेनर के अंदर वाटर डाल दिया, आइस डाल दिया, आइस अपनी हीट लॉस करेगा, वाटर हीट गेन करेगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। 1 मार्क्स का इसको पढ़ लेना। इसके बाद स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हाउ विल यू यूज दिस प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तुम्हें पता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। मास, मान लो आपने क्या किया है, इसके अंदर एक सॉलिड, हॉट सॉलिड है, ठीक है, वो हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस करेगा तो उसका मास है m2, स्पेसिफिक हीट उसकी c है। अगर वो हीट लॉस करेगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा T2, और जो ये सॉलिड बॉडी है, ये वाटर है, ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है? T2। और वाटर का टेम्परेचर कितना है? वाटर का टेम्परेचर है T1। दोनों जब मिक्सचर बनाएंगे तो उनका टेम्परेचर कितना हो गया? T। तो क्या लिखेंगे? M बॉडी के लिए M2, C T2 माइनस T इज इक्वल टू हीट गेन। कौन गेन कर रहा है? वाटर। वाटर भी, और हीट जो कंटेन कर रहा है वाटर, और हीट कौन कंटेन कर रहा है? कंटेनर। water m1, suppose water equivalent w contain of water of mass m1, temperature t1, now solid m2 heated at t2 drop into a water, this one। इसके अंदर जो है हमारे पास सपोज कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर
इक्विवेलेंट W कंटेन्स वाटर ऑफ मास m1। वाटर इक्विवेलेंट माना हुआ W, जो हीट कंटेनर ने लेनी थी वो हीट किसको दे रहे हैं हम, वाटर को गर्म करने के लिए। अब जब ये हॉट बॉडी हीट छोड़ेगा तो दो चीजें हीट लेंगी, कौन कौन, एक कंटेनर और एक वाटर। तो वही लिखा हुआ है इन्होंने, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब जो कंटेनर ने लेनी थी वो वाटर को दे रहे हैं W प्लस वाटर का मास, स्पेसिफिक हीट C डैश, टेम्परेचर अब मिक्सचर का ज्यादा होगा, वाटर का टेम्परेचर कम है तो T माइनस T डैश, उसे स्पेसिफिक हीट। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसके बाद लेटेंट हीट क्या होती है, हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वेपोराइजेशन होती है। फ्यूजन क्या करता है, सॉलिड को लिक्विड में, वेपोराइजेशन लिक्विड को वेपर में। तो ये दो वैल्यूज आपने लर्न करनी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, एक तो वेपर बनाने के लिए और एक सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए और लिक्विड से वेपर बनाने के लिए दो लेटेंट हीट्स की वैल्यूज हैं, वो आप लर्न कर लेना। इसके बाद मैं फटाफट आगे चलता हूँ। 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिसके थ्रू हम हीट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। कंडक्शन में क्या होता था तुम्हें याद होगा, कंडक्शन में क्या होते थे, हीट को ट्रांसफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक, हाँ, विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ वाटर। कन्वेक्शन में क्या करता था, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे। रेडिएशन में डायरेक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये आप पढ़ लेना इसको। इसके बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब स्टडी स्टेट, यस, स्टडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक हॉट एंड है, एक कोल्ड एंड है, ये इंटरमीडिएट फेज है। तो मान लो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जा रही है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स T1 माइनस T2 अपॉन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 3 मार्क्स का। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, एक बॉडी हॉट है, एक बॉडी कोल्ड है, हॉट से कोल्ड में हीट फ्लो कर रही है, वो किस पर डिपेंड करेगी हीट फ्लो, ये हॉट बॉडी का सरफेस एरिया क्या है, दोनों हॉट और कोल्ड में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, कितना टाइम लग रहा है, अपॉन दोनों कितने डिस्टेंस पर पड़ी है, हॉट एंड कोल्ड, ये हीट फ्लो का फॉर्मूला है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला के निकाल लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद हीट करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस। हीट करंट क्या होता है, जब हीट फ्लो करे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। जैसे आपने करंट की डेफिनेशन फ्लो करते थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, वैसी तरह हीट फ्लो का। इसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है, जैसे आपने वहां रेजिस्टेंस की थी, रेजिस्टेंस क्या होती थी, डेल्टा वी, वी अपॉन आई करते थे रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट करते थे। पोटेंशियल वो होता था आपके करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जगह होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है, वहां होता था करंट, यहाँ करंट की जगह है हीट करंट है। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा एच, डेल्टा टी अपॉन एच। क्लियर, क्यू इज इक्वल टू, अभी हमने क्यू का फॉर्मूला किया था, उसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, ये तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू, ये भी पढ़ लेना, पढ़ने वाला है। डिस्क्राइब सम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन लाइफ, इंपॉर्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी की एग्जांपल्स। आपको पता है जो कंटेनर होते हैं उसके हैंडल्स को वुडन के बनाया जाता है, क्यों वुडन के क्यों बनाया जाता है, वुडन के बनाने से क्या होगा, हैंडल्स को, इससे जो हीट कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगी वो पहुंचनी बंद हो जाएगी अगर वुडन। कुकिंग ऑन स्टील, वुडन हैंडल्स, ये सारे पढ़ लोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में आपके ये 2 नंबर का क्वेश्चन इनमें से पूछ सकता है। बर्ड्स वेल्स देयर फेदर्स इन विंटर, विंटर्स में
birds swells their feathers in winter. By doing so, birds enclose air between feathers and the body. Air is a poor conductor of heat. It prevents the loss of heat from the body of the bird to surroundings, as such as do not feel cold. कन्वेक्शन मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या होता है, पढ़ लेना इसको। रेडिएशन भी बता दिया। कन्वेक्शन दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है, एक फोर्स्ड होती है, इसको भी पढ़ लेना आप। थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन भी मैंने बता दिया, डायरेक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, ये भी पढ़ लेना, इसकी प्रॉपर्टीज। इसके बाद ये पढ़ना इम्पोर्टेंट, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर एंड एमिसिविटी। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा। आप किसी सरफेस पर रेडिएशन फेंक रहे हो, उसमें से कितने परसेंट रेडिएशन को सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। कितने परसेंट टकरा के वापस चलेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव पावर। एमिसिव पावर का मतलब कितने परसेंट उसमें से पास होगी, एमिसिव पावर। ठीक है, ये तीनों आप डेफिनेशन पढ़ लेना, एक नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है। ब्लैक बॉडी, आपने किसी सरफेस पर रेडिएशन डाली, वो 100% क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। जैसे ये बॉडी है, इसके अंदर आपने रेडिएशन डाली, यहाँ पर एक ऐसे ये वेज सा बना दिया, इससे हिट करके रेडिएशन ऐसे जा रही है, बार बार अंदर टकरा रही है, तो सरफेस सारी रेडिएशन को क्या करी जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको फेरी ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं। किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट, ये कहता है कोई बॉडी जितनी अच्छी एमिसिव पावर उतनी ही एब्जॉर्प्टिव पावर। कोई बॉडी जितना अच्छा गुड एमिटर इज आल्सो अ गुड एब्जॉर्बर। ये मैंने करवाया हुआ है आपको अच्छी तरह। स्टीफन लॉ, ये भी, ये 2 नंबर का आ सकता है, स्टीफन लॉ 3 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टीफन लॉ क्या कहता है, जो कोई बॉडी एनर्जी एमिट करेगा, ब्लैक बॉडी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर क्या होगी, फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के सिग्मा लगा देंगे, ठीक। और ये टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ है, ये स्टीफन लॉ है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ाया हुआ है। वेवलेंथ जो होती है कोरस्पॉन्डिंग टू एनी बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ एट दैट बॉडी, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, वीन्स लॉ भी आपने अच्छी तरह किया हुआ है। ये मैंने ये कर्व ना आपको नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से बनाई हुई और समझाई हुई है। एनर्जी और वेवलेंथ की कर्व दिखाई हुई है, ये मैंने बताया हुआ है। जैसे जैसे लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ये ऐसे कर्व दिखाई हुई है, ये टेम्परेचर दिखाया हुआ है। इसके अंदर मेरा कहने का मतलब ये है, लैम्डा का एनर्जी के साथ रिलेशन दिखाया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी पीक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन लैम्डा देखो, इसकी लैम्डा ज्यादा थी, इसकी लैम्डा कम है, इसकी लैम्डा और कम है, इसकी लैम्डा और कम है, इसकी लैम्डा और कम है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा क्या होगी, मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी। ये आप पढ़ लेना, मैंने अच्छी तरह करवाई हुई है, ये पेपर में आएगी पीक, जो ये पीक है ये पेपर में आएगी 3 नंबर। अगर कोई डाउट होगी तो वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, अगर दो बॉडी और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक, दैट इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की डेरिवेशन, रेट ऑफ हीट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के लगा लेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। डी क्यू अपॉन दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दी है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद सोल्व करने के बाद ये रिलेशन आ जाएगा। और ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आपको आर्टिकल गारंटीड है, 100% श्योर पेपर में आएगा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मतलब मैंने बता दिया आपको, दो बॉडीज में, बॉडी और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस होने से जो हीट का लॉस होता है उसके अकॉर्डिंगली हम ये न्यूटन लॉ। स्टीफन्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ तो यही बोलता था ना, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4।
अगर टेम्परेचर बॉडी और सराउंडिंग में बहुत कम डिफरेंस है, T4 माइनस T0, बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना मैथमेटिकली। सॉल्व करने के बाद T माइनस T0 स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू T0 के इक्वल मान लिया, ये चीज बन गई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपका ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके ये चीज होगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनवर यूज करते हैं, ये वाला मैंने आपको बता दिया। कूलेंट न्यूक्लियर में यूज करते हैं, क्यों? यूज बॉटल प्लेस अंडर वाटर इन कोल्ड कंट्रीज, ये कर लेना। ये तो सारे पढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं। हैंडल्स को हम जो बनाते हैं, स्वेल देयर फेदर्स, जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई नहीं है ना, वही है सारी। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी आप दो चार पढ़ लेना इसके अंदर। ये तो टेम्परेचर का वो सेंटीग्रेड, अल्फा, ये वाला। एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होने वाली रिक्वायर्ड हीट, ये दिया हुआ है। ये भी पढ़ लेना बस, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, ओके।